आध्यात्मिक जगत में कोई सीमा नहीं होती, कोई विभाजन नहीं होता, न देश का न काल का, अर्थात न भौगोलिक सीमा, न जो हमें दिखाई नहीं देता है वो समय की सीमा। इसलिए जहां पर अध्यात्म का इतना अधिक विकास हुआ कि लगभग अध्यात्म की अंतिम ऊंचाई को स्पर्श कर लिया गया, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे स्थानों में अध्यात्म की विपुल साहित्य का उदय हुआ। जैसे जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, जहां बहुत प्रकार के शोध कार्य होते हैं, प्रयोगशालाएं वहां विशालता से उपलब्ध होंगी, पुस्तकालय वहां विशालता के साथ उपलब्ध होंगी, और वैसे विद्वानों की संख्या अब असंख्य होंगी जो उन विद्यालय से, महाविश्वविद्यालय से निकल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और पढ़ा रहे होंगे। ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या आज भी विश्व में सीमित है, जहां श्रेष्ठतम पढ़ाई दी जा रही है पूरे विश्व के अनुपात में। वो गिनती के हैं, यदि तुम लोग गूगल में जाकर सर्च करोगे कि टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, तो तुम्हें एक सूची मिलेगी। तुम उसमें देखोगे कि 1 से लेकर 10 तक बहुत ही ज्यादा रिनाउंड प्रतिष्ठा से संपन्न विश्वविद्यालय हैं, जहां की पढ़ाई अद्भुत है, जहां के शिक्षक अद्भुत हैं, जहां पढ़ाई के सिद्धि के लिए अर्थात सिद्धांत की सिद्धि के लिए जो प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं वो भी उच्चतम कोटि की है। यही नहीं, वहां तुम्हें यह भी पता चलेगा कि उस विश्वविद्यालय में कोई ऐसा विषय नहीं है जिसकी पढ़ाई संभवतः नहीं होती हो। हर क्षेत्र की पढ़ाई है वहां, तभी वो विश्वविद्यालय है, अर्थात तभी यूनिवर्सिटी है। एक छोटा सा स्कूल जिसमें केवल प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की पढ़ाई हो रही है, वहां तुम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वहां न्यूक्लियर साइंस पढ़ाया जाएगा। उसी तरह यदि कोई उच्च स्कूल है, उच्च विद्यालय है, तो क्या अधिक से अधिक अपेक्षा करोगे कि उस विद्यालय में अधिकतम पढ़ाई 10+2 तक की जाएगी, और अधिक से अधिक बातें होंगी तो जितना विषय है 10+2 तक का उसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में जाता है, विद्यालय से महाविद्यालय में जाता है, तो उसका दायरा बढ़ जाता है शिक्षण प्राप्त करने का। लेकिन वहां जाकर विद्यार्थी भी चुनाव करता है कि हम कला निकाय में जाएंगे, कि विज्ञान निकाय में जाएंगे, या अर्थशास्त्री बनेंगे, हम क्या करेंगे वो उसका निर्णय करता है, और उसके अनुसार वो अपने कक्षा का चुनाव करता है। तो उस महाविद्यालय में जाकर ऐसा नहीं करता कि चूंकि महाविद्यालय में चला गया है तो जितना विषय है उस सारी की शिक्षा ग्रहण करने लगे, उसे हर चीज में मानक की उपाधि दे दी जाए, ग्रेजुएशन उसको दे दी जाए, ये संभव नहीं होता। हम लोग मुझसे कोई जाते हैं तो हम लोग यदि बीए ऑनर्स कर रहे हैं तो उस बीए ऑनर्स में भी आपको चुनाव करना पड़ता है कि इतने सारे विषयों में से किस विषय में हम ऑनर्स करें।
उसमें इतिहास, राजनीति शास्त्र, सामाजिक शास्त्र, बहुत सारा विषय उसमें आता है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, आप किस में करना चाहते हैं? तो 2 अनिवार्य विषय रहते हैं। उसके अतिरिक्त आपको करना है कि भाई ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अतिरिक्त आप किस में महारत हासिल करना चाहते हैं, वो आपको विषय दे दिया जाता है। उस 3 वर्षों के उपरांत यदि फिर आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे तरह के क्षेत्र में हम फिर पढ़ाई करें, तो फिर पूछा जाता है कि आपने इसके पहले पढ़ाई की है कि नहीं। आपने यदि आईए किया है, इंटरमीडिएट विथ ऑनर्स किया है, तो फिर आपको बीए ही करना पड़ेगा, बीकॉम ही करना पड़ेगा, आपको बीएससी नहीं दिया जा सकता। यानी साइंस में फिर ग्रेजुएशन आप नहीं कर सकते। साइंस में ग्रेजुएशन करने के लिए फिर क्या करना होगा आपको कि आपको फिर इंटरमीडिएट साइंस से करके वहां आना पड़ेगा। ये सब हम लोग तमाम प्रकार के आपके अंदर क्वालिफिकेशन की पहले अपेक्षा करते हैं ताकि आपको शिक्षण दिया जा सके। कहाँ? जब हम लोग महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं तब। सबसे छोटा जो क्लास है प्री नर्सरी, अर्थात बच्चा जैसी जन्म लिया वो 2.5 साल का हुआ और एक बिल्कुल प्रारंभिक स्कूल में वो गया अपना शिक्षण ग्रहण करने के लिए, विद्यालय में गया शिक्षण ग्रहण करने के लिए। तो अब तो ये कानून भी आ गया कि आपको उस समय उसकी कोई परीक्षा नहीं लेनी है। उसका 2.5 साल हो जाना पर्याप्त है। क्वालिफिकेशन इतना ही काफी है उसका कि वो 2.5 वर्ष का हो गया, 2 साल 6 महीना का हो गया कि आप उसे प्री नर्सरी में उसको आप ग्रहण कर लीजिए। आप उसका कोई परीक्षण नहीं करेंगे। शिक्षा की जगत में यहां पर कोई परीक्षा नहीं हो रही है। कहां? जो मात्र 2 साल 6 महीना का है। लेकिन जैसे जैसे वो उम्र गुजरती जाती है उस बच्चे की और प्री नर्सरी का 1 साल पूरा होता है, तो उसे नर्सरी में जाना है कि नहीं, इसके लिए प्रारंभिक परीक्षण होता है। और यदि उस परीक्षण में वो पास होता है तब कहा जाता है उस छोटे से विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय के द्वारा कि नहीं, इसे हम नर्सरी में ले सकते हैं। क्या हम और तुम किसी 2.5 साल के बच्चे को लेके जाएं किसी विद्यालय में और कहें कि आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं? मेरा बच्चा देखिए कितना सुंदर है, मेरा बच्चा देखिए कितना तंदुरुस्त है, कितना बुद्धिमान है, जो कहते हैं सब बात समझता है, आप उसको सीधे 5वां क्लास में रख लीजिए। यदि कोई विद्यालय ऐसा करता है तो विद्यालय विद्यालय कहलाने के योग्य नहीं है। उस विद्यालय को इस बात की घोषणा करनी पड़ेगी, ऐसा अनुशासन देना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी कर लीजिए, इसे 5वीं कक्षा में हम भर्ती नहीं ले सकते, इसे अभी प्री नर्सरी में ही रहना पड़ेगा। यही इसके लिए जरूरी है, आवश्यक है। और कोई कहे कि नहीं, ये जो बच्चा है ये प्री नर्सरी से लेकर 4थे क्लास तक का सारा ज्ञान प्राप्त कर चुका है, इसे सीधे 5वां में ले लीजिए आप। तो बोले भाई पहले इसका परीक्षण तो कर ले, क्योंकि प्री नर्सरी में तो दाखिला लेने के लिए किसी प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 5वीं क्लास में आप एडमिशन कराने आ रहे हैं तो परीक्षण तो कर लें। बोले नहीं, परीक्षण वगैरह कुछ नहीं देंगे, बस उसको मान लीजिए आप कि ये 4था तक सारी ज्ञान को जानता है। तो आप उस व्यक्ति को जो उसको गोद में लेकर गया हुआ है 2.5 साल के बच्चे को, आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे कि तुम बिल्कुल मूढ़ हो या तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें साधारण सामान्य ज्ञान भी नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। बहुत ध्यान से समझना है उसको। जब साधारण भौतिक जगत के ज्ञान के लिए हम ऐसा नियम को लाते हैं, तो क्या यही नियम बाकी तमाम प्रकार के ज्ञानों के लिए उपयोगी नहीं है, या वहां इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? जैसे हम शर्त रखते, नियम रखते हैं कि हम साधारण कक्षा में प्रवेश करने का यह नियम होगा, उच्च कक्षा में प्रवेश करने का यह नियम होगा, क्या उसी प्रकार का नियम हम हर एक प्रकार के ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं रख सकते? और क्या हमें नहीं रखना चाहिए? और विस्तार से समझें इसके ऊपर
कि नर्सरी के कक्षा में, एलकेजी यूकेजी के कक्षा में सीमाएं हैं कि बस इतना ही पढ़ना है आपको, और सारे विषय अनिवार्य होते हैं। वहां यदि विज्ञान भी बताया जा रहा है तो इतने उस स्तर का बताया जा रहा है जो बच्चे के समझ में आ सकता है। लेकिन देखते हैं हम, जैसे जैसे हम ऊपर जाने शुरू करते हैं 5वां 6ठा 7वां क्लास तक, तो फिर जो एक साथ पढ़ाया जा रहा था, मैथ को भी, फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को भी, बायोलॉजी को भी, अब वो उसको बिखेरना शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स का अलग किताब हो गया, केमिस्ट्री का अलग किताब हो गया, फिजिक्स का अलग किताब हो गया, बायोलॉजी का अलग किताब हो गया, सबकी अलग अलग किताबें होने लगती हैं। उसका अध्ययन करना प्रारंभ कराते हैं मैट्रिक आते आते हम लोग। और मैट्रिक में भी सारी किताबों को मतलब तो हो रहा है कि मैट्रिक में भी चुनाव करना होगा कि नहीं हम किसको लें। लेकिन जब अभी तक का जो शिक्षण प्रणाली उसमें क्या है कि आप मैट्रिक में सारे के सारे पुस्तकों को पढ़ेंगे, यानी कि सारे ज्ञान को आप एक समान प्रकार से समझ लेंगे। इसे कहते हैं जनरल साइंस। जो समान विज्ञान है वो आपको जानना ही जानना है मैट्रिक तक। अब उसके बाद जब जीवन में प्रवेश करते हैं तब होता है कि आप विद्यालय से अब महाविद्यालय जा रहे हैं, तो महाविद्यालय में सारे विषयों का अलग अलग विभाग है। विद्यालय में विभाग अलग अलग नहीं था, एक कॉमन रूम था जिसमें सारे शिक्षक बैठते थे। उस कॉमन रूम में हिंदी के भी शिक्षक हैं, इंग्लिश के भी शिक्षक हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, फिजिक्स के भी हैं, मैथ के सभी लोग हैं। वहाँ कोई अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं है। वहाँ क्या किसी स्कूल में हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल, डीएवी स्कूल मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, डीपीएस स्कूल मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, कहीं नहीं मिलता। कहीं साइंस के टीचर हैं वहां, लेकिन साइंस का कोई डिपार्टमेंट अलग नहीं है। लेकिन जैसे ही विद्यालय में प्रवेश करते हैं, महाविद्यालय में, कॉलेजेस में जाते हैं, वहां क्या होता है, भाई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसके एचओडी फलाने सिंह साहब हैं। ये फिजिक्स डिपार्टमेंट, उसमें देखिए प्रसाद जी उसके हेड हैं। ऐसे करके हर एक विषय के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। अब सोचो, महाविद्यालय में जाने पर सारे विषय को पढ़ाने के लिए एक अलग अलग विभाग बना दिया गया। इतना विशद विज्ञान, इतना विशद ज्ञान का भंडार वहां जमा होने लगता है। तो वहां जो तुम्हारा लाइब्रेरी है, जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट रूम्स हैं, प्रयोगशालाएं हैं, उसकी संख्या भी बढ़ जाती है, तरीके भी बढ़ जाते हैं। और ये बात को वहां समझ लिया जाता है पहले ही, ये पूर्वाग्रह रहता है इस बात का कि आप जब यहाँ विद्यालय में आ रहे हैं, महाविद्यालय में, कॉलेज में आप आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो इस बात को हम लोग पहले से प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आपने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया होगा मैट्रिक तक और इंटर तक, तब आप इस जगह पर आए हैं सीखने के लिए। वहां आपको नर्सरी की शिक्षा नहीं दी जाएगी, वहां आपको स्कूल की शिक्षा नहीं दी जाएगी। डायरेक्ट बात होगी, यदि फिजिक्स में है, आप फिजिक्स डिपार्टमेंट में आप ऑनर्स कर रहे हैं, तो फिजिक्स का जो साहित्य है, फिजिक्स का जो ज्ञान है, वही आपसे बात की जा रही होगी, मुख्य रूप से इस बात को समझते हुए, मानते हुए, स्वीकार करते हुए, आग्रह के साथ कि उसके पहले का ज्ञान आप अर्जित कर चुके होंगे, तभी आपको फिजिक्स के उच्चतर ज्ञान को आपको दिया जाएगा। बहुत ध्यान से समझना। महाविद्यालय के विभाग का इतना विभाजन हुआ, सारे विभाग में अलग अलग प्रकार के शिक्षण दी जा रही है। जब विश्वविद्यालय में हम गए तो इसका और विस्तार हो गया, बहुत ज्यादा विस्तार हो गया। कुछ विषय ऐसे हो सकते हैं जो किसी महाविद्यालय में ना पढ़ाया गया हो या ना पढ़ाया जाता हो, लेकिन विश्वविद्यालय ऐसा होना चाहिए जहां कोई विषय ही ना बच गया हो जिसे पढ़ाया ना जाता हो। विश्वविद्यालय का मतलब ही यही है। इसलिए यदि हम मगध विश्वविद्यालय की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे महाविद्यालय होंगे। किसी न किसी महाविद्यालय में कोई न कोई विषय ऐसा जरूर होगा जो किसी दूसरे महाविद्यालय में नहीं होगा। लेकिन यदि हम कलेक्टिवली देखें तो जो विश्वविद्यालय है उसके अंतर्गत तो चूंकि सभी विद्यालय आ गए, तो सारे विषय की पढ़ाई वहां हो रही है विश्वविद्यालय के अंतर्गत। समझ रहे हैं बात हम लोग? इसका मतलब यदि हम लोग बहुत ऊपर से उठ करके बर्ड्स आई व्यू, पक्षी की आंखों से देखें हम लोग,
तो हम लोग को समझ में आएगी बात कि जो प्रारंभिक विद्यालय है वो एक छोटी इकाई है जिसका ज्ञान समाहित हो रहा है जो उससे उच्च विद्यालय है। यानी उच्च विद्यालय में जो प्रारंभिक विद्यालय है उसका ज्ञान समाहित हुआ। प्रारंभिक विद्यालय का जो ज्ञान है, जो ज्ञान का सारांश है या उसका पुंज है, वो कहाँ समाहित हुआ? उच्च विद्यालय में। जो उच्च विद्यालय का ज्ञान है, जो पुंज है ज्ञान का, वो कहाँ समाहित हुआ? महाविद्यालय में। जो महाविद्यालय का ज्ञान पुंज है वो कहाँ समाहित हुआ? विश्वविद्यालय में। यानी जो विश्वविद्यालय है उसमें वो सारा ज्ञान है जो तुम्हारा प्रारंभिक विद्यालय से लेकर के महाविद्यालय तक तुमने अर्जित किया है। यानी विश्वविद्यालय प्रतीक है उन सारे प्रारंभिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक पढ़ाए जाने वाले सारे ज्ञान के भंडारण का या उसके लोगों को देने का, बताने का, ज्ञान के प्रचार का, विकास का, प्रदान करने का, है ना। अब हम इसको बस इसी जो भौतिक जगत में जो इस चीज को देख रहे हैं, सबसे पहली बात कि ऐसा कोई विभाजन नहीं है कि भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान अपने आप में ज्ञान है। ज्ञान की शर्त सिर्फ यह है कि ज्ञान का मतलब क्या है, किसे हम ज्ञान कहते हैं। इसी बहुत बड़ा विषय है ये कि ज्ञान किसको कहा जाता है, अपने आप में ज्ञान क्या है। लेकिन जो हमारा अभी जो मुख्य केंद्र में है वो इस्लाम है, और उससे मुख्य केंद्र में है कुरान, उससे मुख्य केंद्र में है हमारे प्यारे मोहम्मद साहब। तो संक्षेप में केवल हम लोग समझते हुए चलेंगे कि ज्ञान हम किसको कहते हैं। ज्ञान हम उसको कहते हैं जिसको हम पहले सिद्ध कर चुके हों कि ऐसी बात है, ऐसा कोई तथ्य है, और फिर उस तथ्य को हम विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से दिखा सकें कि देखो यही सत्य है। और जिस तथ्य को हम बताएं उसकी पुनः पुनः पुनरावृत्ति हो सकती है। यदि ये तीन चीजें हैं तो ऐसे तथ्य को हम कहते हैं कि यह ज्ञान है। ध्यान रहे, ये संपूर्ण परिभाषा नहीं है, हम संकेत मात्र कर रहे हैं। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बना, न्यूटन ने बताया, फिर उसने उसको प्रयोग करके बताया कि देखिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है ना, कोई भी चीज हम गिराते हैं तो पृथ्वी अपनी तरफ उसे खींच लेती है। उसने बहुत तरह से प्रयोग करके हम लोग को बताया, सिखाया, दिखाया। तो हम लोगों ने क्या समझा कि हाँ ये सिद्धांत है। और उन्होंने कहा कि जब जब तुम करोगे यही होगा, यानी पुनरावृत्ति हो रही है पुनः पुनः। यदि कोई ऐसा तथ्य बताया जाए जिसको तुम प्रयोग से सिद्ध ही नहीं कर सको, या जिसकी पुनरावृत्ति हो ही नहीं सकती है दोबारा, वो ज्ञान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसलिए हर ज्ञान को आवश्यक है कि तुम्हारे तर्क की शक्ति पर खरा उतरे। उसके पीछे एक सिस्टमैटिक, उसको फिर हम दूसरे रास्ते पे चल जाएंगे। संक्षेप में कि सिद्धांत पहुंचने के लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए बहुत सारे प्रमाण हैं। 10 प्रकार के प्रमाण हैं। न्याय शास्त्र में और बाकी तमाम ग्रंथों में हमें मिलता है कि सिद्धांत कैसे बनता है, फिर उसका प्रयोग कैसे होता है, उसका भी बहुत 20 प्रकार के तरीके हैं कैसे प्रयोग होते हैं। फिर उसकी पुनरावृत्ति कैसी होती है, उसके भी अनेक प्रकार हैं। जब इससे गुजर जाता है पूरा का पूरा तथ्य, तब कहते हैं कि भाई अब ये ज्ञान के रूप में हम कह सकते हैं दुनिया के हुआ, ये तो ज्ञान हो गया। अब इस ज्ञान का एप्लीकेशन कैसे होगा। ज्ञान के रूप में आ गई थी ये बात कि विद्युत ऊर्जा है, ज्ञान के रूप में आ गई थी ये बात कि परमाणु ऊर्जा है, लेकिन परमाणु बम बनाने में संभवतः कुछ कम समय लगा, लेकिन परमाणु ऊर्जा से बिजली निकालने में और बिजली को बल्ब के रूप में हमारे पास आने में, ये एलईडी बल्ब बनने में
तुम्हारे आज के बहुत 20 पंखा बनने में, एसी बनने में, बहुत प्रकार की और चीजों को बनने में सैकड़ों साल लग गए, उसके व्यवहारिक उपयोग में आने में। उसी प्रकार चाहे वो भौतिक जगत का ज्ञान हो या आध्यात्मिक जगत का ज्ञान हो, उसे इन कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। किन कसौटी पर? कि हम सैद्धांतिक रूप से, तर्क संगत रूप से कैसे पहुंचे वहां तक, और कैसे उसको हमने प्रयोग से सिद्ध किया कि वो सही है, यानी कि अनुभवजन्य है कि नहीं। और तीसरा कि पुनः पुनः यदि हम उसी प्रयोग को करते रहे, उस सिद्धांत हमेशा सफल होगा, उसकी पुनरावृत्ति होगी, ऐसा होता है या नहीं। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर वो ज्ञान चाहे जैसा भी हो, वो अधूरा है, वो ज्ञान की श्रेणी में नहीं आ सकता। तो जहां पर ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान का विकास हुआ अपने चरम अवस्था तक, जहां प्रारंभिक विद्यालय से लेकर विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बनाए गए अध्यात्म के, हम लोग पहले वहां की यदि बात करें कि कौन सी ऐसी जगह थी इस पूरे पृथ्वी पर जो हजारों साल से ऐसे विश्वविद्यालय का केंद्र रहा। एक नहीं, ऐसे हजारों सैकड़ों विश्वविद्यालय रहे वहां, जहां अध्यात्म के प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के आत्यंतिक अंतिम शिक्षा तक लोगों को बताया गया। तब यदि हम इस केंद्र को समझ सके कि कहां वो केंद्र था, तब हमें समझने में ज्यादा आसानी होगी। हम ये कह पाएंगे कि वहां चूंकि केंद्र था विश्वविद्यालयों का, अध्यात्म के विश्वविद्यालयों का, तो संभावना प्रबल है कि उसी विश्वविद्यालय से पूरे बाकी स्थानों पर विश्व के ये ज्ञान का जो प्रकाश है उसको फैलाया गया होगा। जैसे हम प्रारंभिक विद्यालय में नर्सरी के बच्चे को हम कैसे पढ़ाएं, इसका जो प्रशिक्षण है वो कौन देता है? प्रारंभिक विद्यालय में नर्सरी के बच्चे का क्या पाठ्यक्रम रहेगा, किस प्रकार से उससे पढ़ाया जाएगा, इसका निर्धारण कौन करता है? जो किताब उठाकर तुम लोग देखोगे नर्सरी का और विद्यालय का, तुम स्पष्ट उसमें साफ साफ दिखेगा। क्या है भाई? NCERT एक निकाय बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, हर देश में बना है। क्या है भाई? नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब उस NCERT में इस बात का निर्धारण करती है कि हम छोटे से छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे। अब NCERT की उस पूरी टीम में कौन है? उस टीम में जाओ, उसमें लिस्ट दिया हुआ कौन कौन है उसमें। उसमें एक भी व्यक्ति तुम्हें प्रारंभिक शिक्षक नहीं मिलेगा, एक भी व्यक्ति। और पढ़ाई किस चीज के लिए बताई जा रही है? प्रारंभिक शिक्षण कैसे नर्सरी के बच्चे को दिया जाना है, या क्लास 1 के बच्चे को दिया जाना है, क्लास 4 के बच्चे को दिया जाना है। और उसको लिखने वाला कौन है? जो विश्वविद्यालय का बैठा हुआ विद्वान है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी के जो बहुत विद्वान है, वहां बैठ करके डिसाइड कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं कि छोटे बच्चे को हम कैसे इस ज्ञान को देंगे। थिंक, यानी नर्सरी के बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कैसा प्रशिक्षण होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, इसको बताने वाला विश्वविद्यालय में बैठा हुआ वो विद्वान है। ठीक उसी प्रकार जो अध्यात्म का विश्वविद्यालय है, वहां जो बैठे हुए आध्यात्मिक पुरुष हैं, जिन्होंने अनुभव किया है आध्यात्मिक सत्य का, जो जानते हैं कि अध्यात्म को कैसे जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, जिन्होंने साधनाएं की हैं, प्रयोग किया है, वही इसका उपाय निकालते हैं कि जो अभी विश्वविद्यालय नहीं पहुंचा है, जो प्रारंभिक साधक है, जो अभी भी पढ़ना शुरू किया है अध्यात्म में,
उसको हम कैसे आध्यात्मिक ज्ञान दें? और तब वहां से वो ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर के शिक्षकों को भेजते हैं सब जगह, जैसे साधारण ज्ञान में भी होता है। अभी एक साधारण शिक्षक बनने के लिए तुम्हें क्या पास करना पड़ता है? टीएटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और सीटीटी, सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट। एक स्टेट का है, दूसरा सेंटर का है। ये कौन टेस्ट ले रहा है? ये टेस्ट लेने वाला कौन है? वही है जो बैठा हुआ विश्वविद्यालय में है। वो पहले सबका परीक्षण कर रहा है कि तुम इस योग्य भी हो कि नहीं कि तुम शिक्षा दे सको। तुम्हारी एलिजिबिलिटी का, तुम्हारे सामर्थ्य की परीक्षा हो रही है। यानी जो पूरा शिक्षा का जो संपूर्ण दायित्व है वो मुख्य रूप से किसके पास है? जो विश्वविद्यालय में बैठा हुआ मूर्धन्य विद्वान है। ठीक उसी प्रकार अध्यात्म के, सही अध्यात्म के प्रचार का, सही अध्यात्म के लोगों के अंदर निवेश का, सही अध्यात्म के प्रतिष्ठान का, अविष्ठान का किसके ऊपर दायित्व है? जो विश्वविद्यालय, जो अध्यात्मिक विश्वविद्यालय के ऊपर बैठा हुआ है। वो क्या करेगा? वो हर एक से ये पता करेगा कौन इसके लिए योग्य है और उसको जगह जगह भेजता है बताने के लिए, सिखाने के लिए। तो यदि हमें समझ में आ गई ये बात, तो फिर हमें ये देखना होगा कि अध्यात्म का विश्वविद्यालय कहाँ हुआ करता था प्राचीनतम काल में, और उस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में कैसे कैसे विश्वविद्यालय थे, कौन कौन से विषय थे और कैसे कैसे विभाग थे। उन सारे विभागों में क्या पढ़ाया जा रहा था और क्या हर विभाग अपनी उच्चतम ऊंचाई पर पहुंच गया था, अपनी पराकाष्ठा पर था पहुंचा हुआ? और यदि वो पहुंचा हुआ था तो क्या वहीं से यह आध्यात्मिक ज्ञान बाकी तमाम धरती के कोने में गया है अथवा नहीं? फिर से ध्यान दें हम लोग कि विश्वविद्यालय में सारे विषय एक साथ पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो संभवतः जो प्रारंभिक शिक्षण में, प्रारंभिक विद्यालय में जो भौतिक शास्त्र पढ़ाया जा रहा है वो एक अंश मात्र है विश्वविद्यालय का, है ना, क्योंकि उस समुच्चय के साथ पढ़ाया जा रहा है। अब कोई ऐसा फिजिक्स के महान स्कॉलर जो विश्वविद्यालय में पढ़े और वो विश्वविद्यालय से अनुमति लेके या बिना अनुमति के वहां से निकले और उन्होंने अपना एक विद्यालय खोला, तो वो सबसे अच्छा क्या पढ़ा सकते हैं? फिजिक्स। वो बोले कि भाई एकमात्र फिजिक्स है, वही ज्ञान है, और बाकी सब का सब ज्ञान जो है ना वो सब अज्ञान है। बस फिजिक्स पढ़ो, तुम्हारा सब तरह से कल्याण होगा, क्योंकि फिजिक्स में ही सब कुछ है। लाइट उसी में है, करंट उसी में है, गुरुत्वाकर्षण उसी में है, क्या नहीं है उसमें? बाकी सब का सब बेकार। और वो उनके विद्यालय में हजारों हजार स्टूडेंट आके पढ़ना शुरू किए। उसी तरह उसी विश्वविद्यालय से एक और आदमी निकले, बोले केमिस्ट्री का हम विद्यालय खोलेंगे शायद। उनके पास भी ऐसे ही विद्यार्थियों की कतार लग गई, हजारों की संख्या में उनके विद्यार्थी हो गए। वो बोले बस केमिस्ट्री महत्वपूर्ण है। सोचो ऐसा रूपांतरण कर देते हैं कि फिर दोबारा लौट ही नहीं सकता, वापस नहीं हो सकता। केमिकल रिएक्शन है साहब, सारा रसायन उसी से बना हुआ है, उससे अच्छा और क्या हो सकता है? कोई निकला वहां से बायोलॉजी पढ़ के, बोला अरे बाप रे बाप, इससे बड़ा कोई जीव विज्ञान से बड़ा कोई विज्ञान है। उसके भी हजारों शिष्य बन गए। अब बताओ, जो अपने विद्यार्थी को ये घुट्टी पिला रहा है कि फिजिक्स ही महान, दूसरा बोले केमिस्ट्री ही महान, तीसरा बोले बायोलॉजी ही महान, तो ये तीनों के तीनों जो महान लोग हैं, तथाकथित महान, उनके शिष्य लोग आपस में क्या कहेंगे? लड़ेंगे। एक बोलेगा केमिस्ट्री महाराज की जय, एक बोलेगा फिजिक्स महाराज की जय, युद्ध होगा। बेचारा विश्वविद्यालय में बैठा हुआ जो आदमी है, जो उसका वाइस चांसलर, कुलपति, वो माथा पीटेगा अपने, क्या कर रहा है? फिजिक्स भी उतना ही सही है जितना केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब सही है।
सब ज्ञान का ही पुंज है, कोई अलग अलग कुछ बात ही नहीं है। और उसमें कहे कोई केमिस्ट्री वाला कहे, फिजिक्स वाला कहे कि भाई बस यही ज्ञान है और बाकी कोई ज्ञान ही नहीं है, यही पूरा विश्वविद्यालय है हमारा, तो हम क्या कहेंगे? भैया तुम एक विद्यालय खोल सकते हो अधिक से अधिक, तो विश्वविद्यालय तुम नहीं बना सकते। ऐसी दुर्घटना अध्यात्म जगत में भी घटी। जो अध्यात्म विश्वविद्यालय है वहां सब समाहित है, कोई ऐसा पंथ नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है धर्म का जो वहां नहीं है। तुम किसकी बात करो? तुम कहो वेदांत है, तुम कहो भक्ति है, तुम कहो कर्म है, तुम कहो हठ है, तुम कहो योग सूत्र है, तुम कहो वैशेषिक है, तुम कहो जिसका भी नाम ले लो सिद्धांतों की, उसका विभाग है उसका बना हुआ। बोले हाँ ये है, इसका एक विभाग है अलग, ये संपूर्ण विश्वविद्यालय नहीं है। यदि कोई भक्ति को पकड़ लिया और कहा कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ है, बाकी सब निर्मूल है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है तुम्हें और बाकी सब छोड़ दो, और यही नहीं वो आलोचना भी करने लगे ज्ञान मार्ग का, कर्म मार्ग का, राजमार्ग का, सबका, तो विश्वविद्यालय का बैठा हुआ कुलपति कहेगा तुम पागल हो, ये हमारे विश्वविद्यालय केवल एक विभाग मात्र है, ये पूरा विश्वविद्यालय नहीं है। कर्म भी उतना ही श्रेष्ठ है, कर्म योग, जितना कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है, जितना कि भक्ति योग श्रेष्ठ है। हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? इस बात को समझने के लिए कि हम इस बात को जैसे ही समझ लेंगे कि अध्यात्म का भी एक विश्वविद्यालय हो सकता है जहां दुनिया के सारे धर्मों का जो विभाग है, जहां दुनिया के सारे धर्मों का जो निचोड़ है, जहां से निश्चित हो रहा है, जहां उसका गौमुख है, जो उसकी गंगोत्री है, जहां से ज्ञान की ये गंगा बह रही है अध्यात्म की, वो कोई एक विश्वविद्यालय या अनेक विश्वविद्यालय होगा, उसका एक केंद्र होगा। क्या ऐसा कोई केंद्र है विश्व में? क्योंकि ध्यान रहे, अध्यात्म में कोई सीमा का विभाजन नहीं है। ऐसा नहीं है हम यदि कहते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव में ऐसा कोई विश्वविद्यालय था तो इससे हमारा कोई पतन नहीं हो जाता है। हम अपने अंदर से इस आसक्ति को निकालें कि नहीं, जो कुछ भी घटित हुआ है बस हमारे आसपास ही घटित हुआ है। नहीं, ये पूरी पृथ्वी ही हमारी है, वसुधा ही हमारी है। अध्यात्म की ऊंचाई को स्पर्श तो करें हम लोग। और जिसने इस ज्ञान को स्पर्श किया, जिसने अपने आप को इस अंधकार से बाहर निकाला, जिसने इस संकुचित मानसिकता से अपने आप को बाहर निकाला कि कोई एक छोटा सा ज्ञान अध्यात्म का विश्वविद्यालय नहीं बन सकता। हम जितना भी जान लें हम कम ही जानेंगे। तुम जितना अधिक जानना शुरू करते हो तो एक समय आता है जो तुम्हें लगता है कि भाई हम कुछ नहीं जान सकते। हम लोग हमेशा आइंस्टीन को कोट करते हैं इसके लिए। जब आइंस्टीन से पूछा कि आप तो इतना कुछ जान गए, बता दिए लोगों को, तो उन्होंने कहा कि मैं सागर के किनारे टहल रहा था ये सोच में कि कभी सागर के अंदर में डुबकी लगा करके हीरे मोती निकाल पाऊंगा, मानिक और मूंगा निकाल पाऊंगा, लेकिन मैं किनारे पर ही टहलता रह गया, कभी सागर में प्रवेश ही नहीं किया। ये होती है ज्ञान के प्रति जैसे जैसे तुम बढ़ना शुरू करते हो। जैसे नया नया जो वकील आते हैं हम उसके पास सीखने के लिए, वो 6 महीने हम लगेगा नहीं, जैसे कहते हम बिल्कुल सब जान गए। 2-4-5 को ड्राफ्टिंग सीख जाने के बाद उनको लगता है कि बस सब कुछ हो गया। और फिर जब संकट आता है फिर दूसरे जो उसके जिस राजा को जीता है उससे कहता है कि मैं तुमसे किसी भी तरह सहमत नहीं हूं, न तुम्हारे विचारों से न तुम्हारे कार्यकलापों से, लेकिन तुम अपने पूरे विरोध के साथ अपने स्वर को अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक बोलते रहो। यह अधिकार तुम्हें प्राप्त हो, मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं। ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है सुनकर, जो आज कमी है पूरे विश्व की, कि जो तुम्हारे मत का नहीं है उसको सीधा मार दो। तुम बिना उसके मत के रहे भी उसके सह अस्तित्व में रह सकते हो। ये कैसा जिद है कि तुम तुम्हारी बात को नहीं मानता, उसको मार दिया जाए।
नष्ट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, ये अंधापन है, ये अंधकार में प्रवेश है। तो जो ऐसा नहीं था, जिसके अंदर ऐसे ज्ञान का सृजन हो चुका था, ऐसे ज्ञान का कि जो इस बात को समझ लिया था कि मतभेद रहितता में ही ज्ञान है, ऐसा नहीं, मतभेदों में भी ज्ञान है। और उस ज्ञान को जो मतभेद के साथ हमारे सामने आ रहा है, उसको भी रहने का उतना ही अधिकार है जितना हमारे मत को रहने का अधिकार है। क्योंकि संभव है कि जो केमिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा हो कहीं कहीं पर वो फिजिक्स के विरोध में प्रतीत हो, लेकिन आत्यंतिक रूप से ये दोनों दूसरे का पूरक ही है। इसे संभवतः एक मार्ग ज्ञान का ऐसा प्रतीत हो कि भक्ति के विरुद्ध है, लेकिन जैसे आप उसके ऊपर चढ़कर देखेंगे, ऊपर जाके देखेंगे, तो मालूम होगा कि दोनों का ज्ञान एक ही तरफ ले जाने के लिए है। उसी तरह मैथमेटिक्स का बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला है जो लगता है कि नहीं ऐसा कैसे होगा, लेकिन हम लोग जो हायर मैथमेटिक्स तो तुम लोग शायद पढ़े हो, उसमें तो पता ही नहीं चलता है, उसमें शब्द इतने कम हो जाते हैं, केवल निशानियां बच जाती हैं, शून्य होने लगता है वो। हम ऐसे अनेक शिक्षकों को जानते हैं, जब उनका हम थीसिस पढ़ रहे थे, देख रहे थे, एक अक्षर समझ में नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है। वो बस केवल लगे कि जगह जगह पर कहीं मक्खी, कहीं मच्छर बना हुआ है। उनसे पूछिए कि क्या है, तो बोले कि उसको समझाने के लिए आपको यहाँ तक पहले पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। और उनको मतलब गया के एक छोटे से पटवा टोली में रहने वाला वो व्यक्ति, उनको जर्मनी में, रसिया में अवार्ड मिला इसके लिए, जो उन्होंने थीसिस बना के नया दिया। इसी कारण हर एक ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया? भारत, यानी कि जो प्रकाश से भरा हुआ है। ये हमारे आध्यात्मिक जगत की खूबी रही है कि बिना कारण का नाम नहीं देता है। यदि नाम है तो उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ है। इस चीज को समझना चाहिए, जो इस जगत से, आध्यात्मिक जगत से जो बाहर है, कुछ भी नाम दे देते, टिट्टू, बिट्टू, उल्फ, गुल्फ, कुछ भी नहीं, उसके पीछे एक विजन होता है, क्यों ये नाम दिया जा रहा है। गीता में कई जगह बोलते हैं ना कृष्ण अर्जुन से कि हे भारत सुनो। यहां पर भारत का मतलब, भा मतलब जो प्रकाश, रथ मतलब जो भरा हुआ प्रकाश से, मतलब क्या वो चमक रहे थे अर्जुन, मतलब ज्ञान के प्रकाश से जो भरा हुआ, जैसे भानु, जैसे भास्कर है ना, भा, तो जो प्रकाश से भरा हुआ है, ऐसे ज्ञान से जो भरा हुआ है, उसको कहेंगे भारत। इसलिए हमारे देश का नाम क्या रखा गया? भारत। ध्यान रहे, भरत के नाम पर रखा गया ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि पूरे के पूरे भारत के इतिहास में एकमात्र भरत ही ऐसा राजा हुआ। अरे उनसे भी महाप्रतापी राजा हुए भाई। भरत तो उस कड़ी में एक मामूली राजा थे। जो भरत था उनका नाम, तो फिर भरत ही रखा जाता भारत का नाम, तो भारत क्यों कर दिया गया? लेकिन सहज लगता, क्यों ऐसा है हमारे और तुम्हारे पास, ये व्याख्या पता है? क्योंकि हम लोग के ऊपर इतिहास का प्रभाव है, किसका? कम्युनिस्ट और वेस्टर्न। और वहां कैसे नाम पड़ता है? वाशिंगटन डीसी किसके नाम पर है? जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर। वहां है व्यक्ति के नाम पर, चूंकि पड़ता है नाम, इसलिए उन लोगों ने समझा कि अच्छा भारत तो किसके नाम से होगा? देखो अच्छा भरत नाम का राजा हुआ है, अच्छा इसी नाम पर भारत है, और इसी को पढ़ाया गया हम लोग को 70 साल 80 साल, तो हम लोग ये समझ रहे हैं। नहीं, भरत का मतलब होता है जो भरण पोषण करने वाला है, और न केवल अपना बल्कि जो दूसरे का भी भरण पोषण करे, उसको कहते हैं भरत। संस्कृत में जाके कभी उसका मीनिंग देखना। इसलिए भरत से भारत हुआ ऐसा नहीं। यदि उनका नाम भारत भी रहता तब भी कोई बात समझ में आती, लेकिन हाँ, वो भरत होने के साथ साथ वो भारत भी थे। कौन? भरत। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये ज्ञान का प्रकाश था। तो आध्यात्मिक जगत कहता है
कि जो कोई भी व्यक्ति हो, उसको कहते हैं यह के आगे दो गो बुंदा, ही whomsoever he may be, यूनिवर्सल प्रोनाउन। ये खूबसूरती है संस्कृत की कि जो कोई भी इस ज्ञान से भरा हुआ है, इस अज्ञानता से बाहर है, इस अंधकार से बाहर है, जिस ज्ञान की बात अभी हम लोग किए इतना लंबा चौड़ा समझे, वो कौन है? वो भारत है। और उसे ही हम क्या कहेंगे कि वो भारतीय है। तो विश्व के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति यदि ऐसे ज्ञान से भरा हुआ है कि नहीं, सहअस्तित्व होना चाहिए, सारे पंथों का सम्मान होना चाहिए, सारे धर्म के प्रति संभाव होना चाहिए, और सारा धर्म सारा पंथ उस अध्यात्म का जो विश्वविद्यालय है उसका एक अंश मात्र है, संपूर्ण नहीं है। और भी अनेक पक्ष हो सकते हैं, हमारे पक्ष के अतिरिक्त दूसरे पक्ष का भी सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल हमारा पक्ष ही सही है। जो ऐसे ज्ञान से भरा हुआ है, जिसके अंदर ऐसी आध्यात्मिक विचारधारा का जन्म हो चुका है या प्रतिष्ठित है, वो कौन है? वह वही भारतीय है। इसलिए जो अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति के पास भी ऐसी सोच और समझ है, तो वो भी क्या है? भारतीय। यदि पाकिस्तान में रहने वाले व्यक्ति के अंदर भी ऐसी सोच है, ऐसी समझ है, तो क्या है? भारतीय। यदि चाइना में रहने वाला किसी व्यक्ति के पास ये सोच और समझ है कि वो तैयार है कि सहिष्णु रहेंगे, हम उसके प्रति भी जो विरोधी है हमारा, उसकी अपनी विचारधारा है, तो वो कौन है? वो भारतीय है। तो भारतीयता इतनी व्यापकता के साथ फैली हुई है, इसलिए आध्यात्मिक भारत किसी भौगोलिक क्षेत्र में सीमित नहीं है। आध्यात्मिक भारत का मतलब यह है जो ऐसे ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति है, जो ऐसे ज्ञान से भरा हुआ क्षेत्र है, जो ऐसे ज्ञान से भरा हुआ विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय है, जो ऐसे ज्ञान से भरा हुआ समूह है, वो सब भारत है। वो कहीं भी हो सकता है, विश्व के किसी भी कोने में हो सकता है। तो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में ऐसे लोग सबसे पहले कहां पाए गए थे, जिन्हें हम भारत कह सकते हैं, आध्यात्मिक भारत कह सकते हैं, भारतीय कह सकते हैं। यह हमारा पहला विषय होगा शोध का। और उस महाविश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय का महाविश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय था या है, जो कभी रहा होगा प्राचीनतम, ध्यान रहे, जब भारतीय विश्वविद्यालय कह रहे हैं तो हमारा मतलब वो विश्वविद्यालय जिसमें सारे के सारे लोग शामिल हैं, जिसके अंदर ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा है। इस परिभाषा के अंतर्गत सभी आते हैं, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे वो इस्लामी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, कोई भी हो, चाहे क्रिश्चियनिटी से संबंधित रखने वाले लोग हों, सारे के सारे इस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी जगह हुआ करती थी प्राचीनतम समय में, जहां ऐसा विश्वविद्यालय था जिसे हम भारतीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कह सकते हैं, और वहां उस भारतीय विश्वविद्यालय में किस किस प्रकार के अलग अलग धर्म केंद्रों के विभाग थे, और क्या उन तमाम विभागों में से किस एक विभाग को लेकर के विश्व के अलग अलग कोने में एक अलग अलग पंथों का, एक अलग अलग नियमों का, एक अलग अलग धर्मों का निर्माण किया गया है अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे अपने भारतीय पटल पर, हमारे अपने भारतीय विश्वविद्यालय में किस किस प्रकार के ज्ञान को अलग अलग विभागों में विस्तारित करके उच्च कोटि तक उसको पहुंचाया गया था। संक्षेप में भी हम कहें, नेक्स्ट सेशन में हम लोग पूरी बात करेंगे कि उस भारतीय विश्वविद्यालय में सर्वाधिक यदि पाया जाने वाला कोई हमें तत्व मिलता है, तो हमें मिलता है षट दर्शन। उसके अतिरिक्त मिलता है जैन, बुद्ध, चारवाक। इसके अलावा और भी मिलते हैं, लेकिन सर्वाधिक यही मिलता है। अर्थात कल्पना करो कि बहुत विशाल विश्वविद्यालय है आध्यात्मिक भारत का, जिसमें कितने विभाग हो गए? मुख्य रूप से 8 विभाग हो गए। 6 हो गए षड दर्शन,
सब बताएंगे, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सब कुछ। फिर हो गए जैन, बुद्ध और चारवाक। इस 8 दर्शन, उन 8 विभाग जो थे विश्वविद्यालय में, इसको संक्षेप में थोड़ा समझेंगे हम लोग 8 के बारे में। और तुम देखोगे कि इस 8 के बाहर पूरे विश्व में तुम्हें कोई भी ऐसा पंथ, ऐसा धर्म नहीं मिलेगा जो इससे बाहर है। फिर हम लोग देखेंगे कि इन 8 में से जो विशेष प्रकार का धर्म का उदय वहां हुआ, तो कौन सा व्यक्ति था, कौन सा शिक्षक था, कौन सा महापुरुष थे जो यहां से गए थे वहां प्रचार करने के लिए। तब हमें समझ में आएगा कि आध्यात्मिक का ये जो प्रवाह है, जो ये नदी की यात्रा है, आध्यात्मिक नदी की यात्रा, अलग अलग प्रकार की 8 प्रकार की नदियों की यात्रा पूरे विश्व में कैसे हुई। समझो कि एक विशाल हिमालय है आध्यात्मिक भारत का। जैसे हिमालय में से कितनी नदियां निकलती हैं? गंगा, व्यास, यमुना, सतलज, सरस्वती, सब कहाँ से निकलती है? हिमालय से ही निकलती है। उसी तरह आध्यात्मिक भारत विशाल हिमालय की तरह, उसमें से 8 नदियां ज्ञान की बह रही है, और पूरी दुनिया में उसमें से कोई एक नदी गई तो कोई एक नया धर्म बन गया, दूसरी नदी गई तो एक नया धर्म बन गया, तीसरी नदी गई तो नया धर्म बन गया, सबका अलग अलग नाम हो गया। लेकिन उसका उद्गम कहाँ से है? उसका उद्गम एक ही हिमालय से है। एक नदी गई उसको गंगा कहे, एक नदी गई तो उसे यमुना कहे, और इसका संकेत हमें रामचरितमानस में भी मिलता है। गंगा को क्या कहा गया? भक्ति मार्ग। यमुना को क्या कहा गया? कर्म मार्ग। सरस्वती को क्या कहा गया? ज्ञान मार्ग। उसका संगम कहाँ है? प्रयाग में। इसलिए वहां कुंभ लगाना प्रारंभ किया, कि बताने के लिए कि देखो ये तीनों वस्तु तो एक ही है, मिलता ही है। इस प्रकार से बताने का प्रयास किया गया सब जगह। उसी प्रकार ये सब जाके कहाँ मिलती है नदियां? समुद्र में। समुद्र क्या हुआ? वो संगम है जहां सारा ज्ञान आके मिल रहा है, और वो समुद्र से ये पूरा पृथ्वी पटा हुआ है। ये पूरा पृथ्वी का जो मैक्सिमम पोर्शन वो क्या है? समुद्र है। तो सोचो, जो ज्ञान का प्रवाह चला नदी के रूप में आध्यात्मिक भारत की हिमालय से, वो अधिकतम जो भाग है विश्व का, उससे वो आप्लावित है, भरा हुआ है। और हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, बस हमारी जो गंगा है बस वही ठीक है, और दूसरा यमुना की तरफ देखेंगे नहीं। और दोनों ही जगह समुद्र में मिल रही है। हम कहीं जमजम को ही छुएंगे, हम कोई हालत में नर्मदा को, कावेरी को और बाकी चीज को नहीं छुएंगे, ये पूरी हुई जा रही है। इस भेदभाव को समाप्त करना हम लोग का मुख्य उद्देश्य है, बताना कि हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, जिस किसी भी ज्ञान की बात करें, चाहे वो इस्लाम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे क्रिश्चियनिटी का हो, चाहे बौद्ध जैन का हो, पारसी का हो, वो सारा ज्ञान का उद्गम स्थली सिर्फ एक ही जगह है। वो विश्वविद्यालय कहाँ है, कहाँ से आया, और बाद में किसी कारण से विश्वविद्यालय नष्ट हो गया, अभी वो हमें दिखाई नहीं देता कि विश्वविद्यालय कहाँ है। इस मर्म को यदि हम समझ लिए तो ये कहने की भी जरूरत नहीं कि सब एक है। ये सहज बोध है कि वो तो एक ही है, कभी अलग हुआ ही नहीं। तो पानी में पड़ी हुई छड़ी की छाप है, एक क्षण के लिए लगा कि अलग हुआ, फिर पानी मिल ही जाता है। तो हम लोग अगले कक्षा में समझेंगे कि हमारे आध्यात्मिक भारत के विश्वविद्यालय में ये 8 जो प्रकार है, 8 जो विभाग है, इसमें क्या समझाया गया था, क्या प्रयोग किया गया था, किस अनुभव को प्राप्त किया गया था, और क्या ऊंचाई थी उसकी। फिर उसके बाद हम प्रवेश करेंगे आगे कि कैसे उसमें से कोई एक विभाग ने एक धर्म को जन्म दे दिया। कहीं कहीं पर ऐसा भी हुआ है कि उस एक विभाग का केवल एक चैप्टर एक धर्म को जन्म दे दिया, केवल एक चैप्टर मात्र, और वो शानदार है, वंदनीय है। ऐसे बहुत सारे धर्म जिसके लिए केवल केवल एक ही चैप्टर ही काफी है, उसी एक चैप्टर पूरा का धर्म टिका हुआ है। तो ये विश्वविद्यालय से ही निकला है, उसको समझेंगे हम लोग।